हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं लूसेंट जीके से, और ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बात करेंगे डीपीएसपी की, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका सिद्धांत संविधान के भाग 4 में दिया है, आर्टिकल 36 से 51 तक। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? डीपीएसपी की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिला है। इसे कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाने में, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में डीपीएसपी को शामिल किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। ये प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत हैं। आर्टिकल 38 में दिया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 क में है, समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता मिलेगी। कानून की सहायता के लिए कोई भी चार्ज लागू नहीं होगा। आर्टिकल 39A में है, समान न्याय होगा सबके साथ। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था आर्टिकल 39 क में है। आर्टिकल 39 ख में है, अनुच्छेद 39 ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो सके। आर्टिकल 39 ग में है, धन का समान वितरण। अनुच्छेद 39 ग में है, धन का समान वितरण होना चाहिए। आर्टिकल 40 में है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है आर्टिकल 49 के बारे में। 15 अगस्त 1935 से आर्टिकल 41 जो है वो प्रभाव में आया। राष्ट्र सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। आर्टिकल 41 का उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करना है, और आर्टिकल 41 में वर्तमान में 5 योजनाएं शामिल हैं गरीबों की सहायता के लिए। तो ये 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। आर्टिकल 41 में शामिल ये योजनाएं हैं। कौन कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। आर्टिकल 42 कहता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध आर्टिकल 42 में दिया है। आर्टिकल 43 में है, कर्मकारों के लिए निर्वाचन की मजदूरी और घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन आर्टिकल 43 में है। आर्टिकल 44 में है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 44 में है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड होना चाहिए। आर्टिकल 46 में है, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में है। आर्टिकल 47 में है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये किस में है? आर्टिकल 47 में है। आर्टिकल 48 में है, कृषि और पशुपालन का संगठन किस में है? अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 में एक और जोड़ा गया है, 48 क में
48 क में दिया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा आर्टिकल 48 क में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किसमें दिया है? आर्टिकल 49 में है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो स्मारक बनते हैं स्टैचू, उनको और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका सेपरेशन, कोर्ट और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है? आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अनुच्छेद, इन सारे अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो कि राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 350 का अनुच्छेद 350 का है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 में है हिंदी को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 350 क में जो प्राथमिक स्तर पर हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा में शिक्षा देना और हिंदी को प्रोत्साहन देना आर्टिकल 351 में है। एक नोट है, राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन केटी शाह का है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है और मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में, पार्ट 3 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। डीपीएसपी समाज की भलाई के लिए है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है। डीपीएसपी के पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, जबकि मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के द्वारा लागू कराने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। डीपीएसपी के बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। किसके अंतर्गत? संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। भाग 4 क के में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। भाग 4 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जबकि उसमें जो जोड़ा गया है क, वो फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं मौलिक कर्तव्य? पहला, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना। पांचवा कर्तव्य है हमारा मौलिक कर्तव्य है पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां कर्तव्य है माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, 86वां अमेंडमेंट एक्ट द्वारा।
इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद 53 में दिया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, पॉकेट ऑफ प्रॉफिट प्राप्त नहीं करता हो। एक नोट है, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या फिर संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल ये दिया है आर्टिकल 54 में। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, चुने हुए सदस्य होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी अब सम्मिलित किया गया है। पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये आर्टिकल 55 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और अपने पद की समाप्ति के बाद वो पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। ये किसमें दिया है? आर्टिकल 56 कहता है। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। किसके? या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख में शपथ लेनी पड़ती है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आर्टिकल 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो है वो राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी और अनुच्छेद आर्टिकल 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आर्टिकल 77(1) में है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी और आर्टिकल 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत के राष्ट्रपति को हम देखेंगे जो कि शुरू से अब तक राष्ट्रपति रहे हैं, उनका कार्य कितने टाइम तक रहा था। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल 1962 से 67 तक था। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनका कार्यकाल 1967 से 69 था। वीवी गिरी का कार्यकाल 1969 से 1974 था। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 था। छठवें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल 1977 से 1982 था। सातवें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, 1982 से 87।
8वें राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमण 1987 से 1992। 9वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 9वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। के आर नारायण 1997 से 1997 से 2002 तक के आर नारायण का कार्यकाल था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। प्रतिभा पाटिल 12वें राष्ट्रपति थी 2007 से 2012। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे 2012 से 2017 और रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति थे जो कि अब तक हैं। इनका कार्यकाल 2017 से स्टार्ट हुआ है और अभी भी हमारे प्रेजेंट राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद है, मिस्टर रामनाथ कोविंद है। एक नोट है, वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक और बीडी जत्ती 11 मई 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। कौन कौन? वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और वीडी जत्ती। राष्ट्रपति कुछ दशाओं में 5 वर्ष से भी पहले पद त्याग सकता है। किन दशाओं में राष्ट्रपति अपने 5 ईयर्स के पहले ही पद को त्याग सकता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो कि इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ये आर्टिकल 56(2) में है। महाभियोग के द्वारा हटाए जाने पर, महाभियोग किसमें है? आर्टिकल 61 में है। महाभियोग के लिए केवल एक ही धारा है जो कि अनुच्छेद 61(1) में उल्लिखित है, वो है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण किसमें है? आर्टिकल 61(1) फर्स्ट में। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किस में है? अनुच्छेद 61 में है। अब राष्ट्रपति के महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी जिस पर वो सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है उसके 2/3 सदस्यों 2/3 सदस्यों मेंबर द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या फिर कराएगा और ऐसी ही जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। कितने? 2/3 बहुमत से। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। राष्ट्रपति का जो पद खाली हो जाता है उसको सिर्फ 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि मतलब कि 5 साल की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। ये किस में है? आर्टिकल 62(1) कहता है। लेकिन यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए ये उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। ये आर्टिकल 56(1) ग में है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद के काम नहीं कर सकेगा। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अन्य कारणों में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन आर्टिकल 70 में दिया है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकता है।
इसी दशा से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 पारित किया है, जो कि ये उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश जो कि उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। आर्टिकल 70 कहता है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपीज़ है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, उसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान और संसद द्वारा स्वीकृति अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। कितना? 9 लाख रुपए। राष्ट्रपति के अधिकार क्या होते हैं, उनका कर्तव्य क्या होता है? नियुक्ति संबंधी अधिकार होती है राष्ट्रपति के पास। किन किन की नियुक्ति कर सकता है? भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूतों और अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां क्या क्या होती हैं? कानूनी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इससे कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। क्या शक्ति प्राप्त होती है? संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों ही सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति होती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद की अभिभाषण करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पहले सहमति आवश्यक है। इसमें नए राज्यों का निर्माण और वेतन, राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक होता है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक आर्टिकल 117 थर्ड में दिया है। ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक और राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक, ये है आर्टिकल 304 में। और क्या विधायी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास? यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये है आर्टिकल 108 में। एक नोट है, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 113 थर्ड कहता है। आर्टिकल 113 थर्ड। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। जब राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वो उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। ये है आर्टिकल 331 में, अनुच्छेद 331 में। इसी प्रकार वो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। ये आर्टिकल 83 में दिया हुआ है।
अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक चलता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं होती है। सैनिक शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, लेकिन इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है, कानून द्वारा नियमित होता है सैन्य शक्ति का प्रयोग। राजनीतिक शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त होता है राष्ट्रपति को। क्षमा के दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल करके कम कर दिया जाता है। जो उनका दंड का स्वरूप होता है उसको बदल करके कम कर दिया जाता है लघुकरण में। जैसे मृत्युदंड का लघुकरण का और कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे कि 2 साल के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार कर दिया जाता है। 2 साल की अगर सजा है तो उसको कम करके वो 1 साल की कठोर कारावास का परिहार कर सकता है। प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे कि गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। यह राष्ट्रपति की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। आर्टिकल 72 के अनुसार किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों ही हटा दिया जाता है और दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। सारा प्रोसेस पढ़ लिया आपने। एक नोट है, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। ठीक है। और राष्ट्रपति के बाद क्या शक्ति होती है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। किसमें? भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। कौन कौन से? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, ये है आर्टिकल 352 में। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, यानी राष्ट्रपति, ये दिया हुआ है आर्टिकल 356 में, अर्थात राष्ट्रपति शासन। तीसरा, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है। न्यूनतम अवधि इसकी 2 महीने की होती है। तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। 3 प्रकार की आपातकाल लागू कर सकता है राष्ट्रपति। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल, यह अनुच्छेद 352 में दिया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात आर्टिकल 356 में है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और तीसरा, वित्तीय आपात, जिसकी न्यूनतम अवधि होती है 2 महीने, ये आर्टिकल 360 में दिया है। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वो ये परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है।
राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या फिर ना देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। किस वीटो का? जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उस प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष के बाद 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, लेकिन सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग के सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि 1 बार चुनाव हार गए, फिर उसके बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में दिया हुआ है। क्या दिया है? संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में दिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं होता है, लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास होता है। योग्यता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति होने के लिए? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वो संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66(1) में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों ही सदनों के सदस्यों से मिलकर के बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। क्या होता है? मतदान गुप्त होता है। एक नोट है, संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित वाले भी शामिल होते हैं और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं। अब बात करते हैं भारत के अब तक जो चले आ रहे हैं उपराष्ट्रपति हैं, शुरू से अंत तक देखेंगे। और अभी भी जो हैं, हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 62, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67, तीसरे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी 67 से 69, चौथे उपराष्ट्रपति थे गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74, पांचवें उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती 74 से 79, छठवें उपराष्ट्रपति थे न्यायमूर्ति मो हिदायतुल्ला 79 से 84, आर वेंकटरमन सातवें उपराष्ट्रपति थे 84 से 87, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आठवें उपराष्ट्रपति रहे 87 से 92 तक, के.आर. नारायणन नौवें उपराष्ट्रपति थे भारत के 1992 से 1997 तक इसका कार्यकाल था,
कृष्णकांत 10वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। 97 से 2002 तक इनका कार्यकाल था। भैरव सिंह शेखावत 11वें उपराष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक। हामिद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति थे 2007 से 2017 तक। और एम वेंकैया नायडू अभी हमारे प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति हैं, ये चुने गए हैं 2017 से और अब तक हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। कहाँ पे? सोवियत संघ में। राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को किसके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है? या तो राष्ट्रपति के पास या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष। उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में आर्टिकल 67 में दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। इसके बारे में आर्टिकल 67 क में दिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे कि राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा का सहमत है। लेकिन लोकसभा जो है वो सहमत है, लेकिन इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। इसके बारे में आर्टिकल 67 ख में दिया है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इसके बारे में आर्टिकल 67 ग कहता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य जो है वो अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ये आर्टिकल 65 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियां, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। एक नोट है, जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वो राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वो राष्ट्रपति के सभापति के कार्यों को नहीं करेगा और आर्टिकल 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। संविधान के आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है। राष्ट्रपति के संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान की आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये आर्टिकल 75 में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे और आर्टिकल 75 थर्ड के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। पद ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। यह आर्टिकल 75(4) कहता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से ये आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद
छोड़ना होगा। ये है आर्टिकल 75 फिफ्थ में। आर्टिकल 75 5 में सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे, यानी उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग देना होगा। क्या देना होगा? त्याग पत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श भी देता है। वो किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। ये आर्टिकल 78 में है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे कि भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों और अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कुछ अधिकारियों के लिए भी परामर्श देता है। किन किन अधिकारियों के विषय में? भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और उसके अध्यक्ष और उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों और अन्य संबंधों में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की भी सलाह दे सकता है। वो मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है और अपने पद से त्यागपत्र दे करके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, एक नोट है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाता है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का रहा था। वो कुल 6 वर्ष और 9 महीने 12 दिन तक अपने पद पर रहे थे। 6 साल 9 महीने और 12 दिन तक। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो कि अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही थी। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कि कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन रहे। भारत के प्रधानमंत्री, अब हम प्रधानमंत्रियों को देखेंगे। शुरू से चलते रहे अब तक के प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल। सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल 1947 से 64 तक रहा। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, 64 से 66। इंदिरा गांधी तीसरी प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल 66 से 77 तक रहा। मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री थे भारतीय। इनका कार्यकाल 1977 से 79 तक रहा। चौधरी चरण सिंह पांचवें प्रधानमंत्री थे, 79 से 80 तक। छठवीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सातवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इनका कार्यकाल 84 से 89 तक था। इंदिरा गांधी का 80 से 84 तक था। विश्वनाथ प्रताप सिंह आठवें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1989 से 1990 तक था। चंद्रशेखर 9वें प्रधानमंत्री थे, 1990 से 1991। PV नरसिम्हा राव 10वें प्रधानमंत्री थे भारत के, 1991 से 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 11वें प्रधानमंत्री थे, 1966 से 66 तक, सिर्फ 13 दिन के लिए थे। HD देवगौड़ा
H.D. देवगौड़ा 1966 से 1997, I.K. गुजराल 1997 से 98, 14वें प्रधानमंत्री फिर बने अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 99। अटल बिहारी वाजपेयी 15वें प्रधानमंत्री भी थे 1999 से 2004 तक। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014, और अब हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है 2014 से। एक सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन का रहा प्रधानमंत्री का। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री हैं। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का था। पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य। तो 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कौन? गुलजारी लाल नंदा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो कि लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। एक नोट है, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम संघीय शासन को, संसद को पढ़ेंगे। संघीय संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। संसद किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? संसद बनता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के। ये आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। अब हम आगे जानकारी लेंगे राज्यसभा के बारे में, जो कि उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 होती है, 250 होती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। वर्तमान समय में ये संख्या 245 हो गई है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें की कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या फिर अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उनकी उम्र होना चाहिए कम से कम 30 साल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 83 फर्स्ट में है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सदस्य हैं। कर्नाटक में राज्यसभा में कर्नाटक की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 12 है। आंध्र प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, गुजरात में भी 11 है, उड़ीसा में 10 सदस्य हैं राज्यसभा में, राजस्थान के राज्यसभा में 10 सदस्य हैं, केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7,
झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में भी 5, हिमाचल प्रदेश में 3 सदस्य होते हैं हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा में, उत्तराखंड की राज्यसभा में 3 सदस्य होते हैं, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, मेघालय में 1, मणिपुर में 1 और त्रिपुरा में 1 और सिक्किम में भी 1। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के राज्यसभा में 1-1 सदस्य होते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3-3 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के राज्यसभा में 5 सदस्य होते हैं। तेलंगाना में 7 सदस्य होते हैं। झारखंड में 6 सदस्य होते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सदस्य होते हैं। आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और गुजरात में 11 सदस्य होते हैं। ओडिशा और राजस्थान के राज्यसभा में 10-10 सदस्य होते हैं। केरल में 9 सदस्य होते हैं। पंजाब और असम में 7 सदस्य होते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है, 31 सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं संघीय क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर में के राज्यसभा में 4 सदस्य होते हैं और पुदुचेरी में 1, दिल्ली में 3। जम्मू कश्मीर में 4, दिल्ली में 3 और पुदुचेरी में 1। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव हैं। कौन है? कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में आर्टिकल 89 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति यथाशीघ्र अपने किसी भी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेंगी और जब जब उपसभापति का पद खाली हो जाता है तब तब राज्यसभा किसी भी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुन सकता है। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना, इसके बारे में आर्टिकल 90 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वो अपना पद खाली कर देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वो अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, लेकिन इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी पड़ेगी, तब वो अपने पद को त्याग सकता है। एक नोट है, जब सभापति या फिर उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होगा। इसके बारे में आर्टिकल 92 में दिया है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। आर्टिकल 249 के अनुसार आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित कर ये घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस समय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। क्या दिया है आर्टिकल 249 में? यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर ये घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 साल से अधिक प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। ये आर्टिकल 312 में है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 109(1) में है। 109(1) में है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकता है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकता है। राज्यसभा सदस्य जो कि प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन कौन हैं? इंदिरा गांधी जो कि राज्यसभा की सदस्य रही थी और प्रधानमंत्री बनी 1967 से 67 तक। HD देवगौड़ा 1967 से 97। IK गुजराल 1997 से 98।
और मनमोहन सिंह 2004 से। ये लोग राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे और प्रधानमंत्री बने। कौन कौन? इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को थी। संसद भवन, कुछ बातें संसद भवन के बारे में दिया गया है। ये एक वृत्ताकार भवन है। संसद भवन वृत्ताकार भवन है जिसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। किसने? एडविन लुटियंस और हेबर्ट ब्रेकर ने। संसद भवन की नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। कितने ग्रेनाइट पत्थरों के? 144, 144। एक नोट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं। तो कौन कौन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। आगे बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में है, अनुच्छेद 81 में। लोकसभा संसद का प्रथम या फिर निम्न सदन है जिसकी सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ये आर्टिकल 92 में है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। 500 निश्चित की गई थी लेकिन अब इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। 52 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। और राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। ये आर्टिकल 331 में है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 524 8 राज्यों से हैं, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और जो 2 सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि भारतीय संसद में बोले वो कौन है? डी आइजनहॉवर 1959 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा 2010 में। ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय संसद में बोले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे वो कौन कौन है? रिचर्ड निक्सन है जो कि भारत आए और संसद में नहीं पहुंचे 1969 में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में। तो ये है अनुच्छेद 331 में दिया हुआ है सदस्यों के बारे में, किन किन सदस्यों से। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके बारे में आर्टिकल 330 में दिया है। 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। 2001 में संसद द्वारा पारित 84th अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक इसी तरह रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 18 वर्ष का होना चाहिए।
61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 330 और 332 में दिया है। ये प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और आंगल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में 95वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा में SC/ST के आरक्षण और आंगल भारतीयों को मनोनीत करने वाले के संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा का क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। मतदाता 33,68,399। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा का क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। लोकसभा में सदस्यों की संख्या को देखेंगे अब हम। उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 80 सदस्य। महाराष्ट्र के लोकसभा में 48, पश्चिम बंगाल के 42, बिहार के 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26। राजस्थान के लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 है। आंध्र प्रदेश में 25, ओडिशा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में 17, झारखंड में 14, असम में भी 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10 और उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, मेघालय में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर में 2, त्रिपुरा में भी 2 सदस्य होते हैं लोकसभा में, और सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में 1-1 सदस्य होते हैं लोकसभा में। और संघीय क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली के लोकसभा में 7 सदस्य, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, पुदुचेरी में 1 और चंडीगढ़ में 1, दादर व नागर हवेली, दमन और दीव में 2, अंडमान निकोबार में 2 और लक्षद्वीप में 1। अंडमान निकोबार में भी 1 और लक्षद्वीप में भी 1 सदस्य होते हैं लोकसभा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा का क्षेत्र बाहरी दिल्ली है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप है। यहाँ में मतदान होता है। कितना मतदाता होते हैं? 39,033। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 साल या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य के अंतर्गत वो कोई लाभ पद पर नहीं हो, वो पागल व दिवालिया ना हो। इतने योग्यता होनी चाहिए उसके पास जो लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह आर्टिकल 75 के 3 में है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। नवंबर में 1970, 77, 79 और 1984, नवंबर 1989 में, मार्च 1991 में, दिसंबर 1997 में और अप्रैल 1999 में किया गया है। 8 बार भंग हो चुका है अपने समय से पहले ही। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है, जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पहले उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। कब? 1976 में।
लोकसभा और राज्यसभा के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए गए और स्थगित किए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सिर्फ 6 महीने का अंतर होना चाहिए लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। ये अनुच्छेद 100 के 3 में है। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या फिर अध्यक्ष अथवा उस रूप में कोई भी कार्य करने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। ये अनुच्छेद 100 के 4 में दिया है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 55 सदस्य होता है। 10वें भाग में 55 सदस्य होता है। अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। किसमें? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा कुछ 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। किन किन स्थितियों में बुलाया जा सकता है? तो वो 3 स्थिति: विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, या विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो, और तीसरा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक बीत गया हो, 6 मास से अधिक बीत गए हों। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के बाद लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 का 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। एक नोट है, आर्टिकल 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधान तक ही सीमित होता है। आर्टिकल 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है वो सामान्य विधान तक ही सीमित है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के 2 द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। ये आर्टिकल 118 के 3 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 118 के 4 में है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसी अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ये आर्टिकल 108 के 4 में है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक दोनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत यानी समाप्त लैप्स नहीं होता। ये आर्टिकल 107 के 3 में है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। ये आर्टिकल 107 के 4 में है। कोई भी विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। ये आर्टिकल 107 के 5 में है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है।
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। एक नोट है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। ये आर्टिकल 93 कहता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। लोकसभा स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पहले सूचना देकर के लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन के पहले सूचना देकर के लोकसभा के समस्त तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की उपस्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य है और उनके अधिकार क्या हैं? संसद के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर के प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। वो विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना, विभिन्न विधेयक व प्रस्ताव पर मतदान करवाना और परिणाम घोषित करना और मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार भी अध्यक्ष का होता है। संसद व राष्ट्रपति के बीच होने वाला पत्र व्यवहार करना और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका भी निर्णय अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है। लोकसभा में विपक्ष का नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान ही समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। एक नोट है, न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष थे कौन? अनंत शयनम। लोकसभा के अध्यक्ष को देखेंगे हम। तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। तीसरे अध्यक्ष हुकुम सिंह। चौथे नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और बलिराम भगत। छठे लोकसभा के अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी और के.एस. हेगड़े। सातवें बलराम जागड़। आठवें बलराम जागड़।
9वें रवि राय, 10वें शिवराज वी पाटिल, 11वें पीएन संगमा, 12वें जीएमसी बाल योगी, 13वें जीएमसी बावलोगी और मनोहर गजानंद जोशी, 14वें सोमनाथ चटर्जी, 15वें मीरा कुमार लोकसभा के अध्यक्ष, 16वें लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे और अब जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो है ओम बिड़ला। 17वें ये हैं, 17वें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर। संसद और संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, लेकिन मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वो उसका प्रयोग करेगा। ये आर्टिकल 100 के 1 में दिया है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता में कोई भी रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा या फिर उसने मत दिया है या फिर अन्यथा भाग लिया, तो भी संसद की कार्यवाही विधि मान्य रहेगी। ये आर्टिकल 100 के 2 में है। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने के मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को शाम 4 बजे ही लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि तक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में? 60 दिनों में। ये आर्टिकल 101 के 4 में दिया है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक से पहले या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से ये मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। किस मामलों में है? सिर्फ सिविल मामलों में है। आपराधिक मामलों में यानी ये निवारक निरोधक की विधि के अधीन गिरफ्तारी की छूट है। गिरफ्तारी से छूट नहीं है, निवारक निरोधक की विधि के अधीन। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। कब से? 1976 से लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और जितने दिन वो मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने पड़ेंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत ये उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। ये आर्टिकल 120 के 1 में है। इसके बाद आगे के चैप्टर को जिसमें हम भारत के महान न्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 76 में जिसके बारे में ये संरचना दी गई है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।